नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो शुरू तो हुई थी कुछ व्यापारियों से, लेकिन खत्म हुई एक विशाल साम्राज्य की नींव पर। जी हाँ, ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में रखे गए पहले बहुत ही अहम कदमों की। तो सवाल यही उठता है ना, कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आए थे, वो आखिर एक पूरे साम्राज्य के मालिक कैसे बन बैठे? चलिए इस दिलचस्प सफर को एकदम शुरुआत से समझते हैं। देखिए, इस कहानी की जड़ें ना भारत में नहीं है, बल्कि वो तो यूरोप के किचन में मसालों की जबरदस्त डिमांड में छिपी है। कंपनी का जो शुरुआती मकसद था वो एकदम साफ था, बिजनेस। साम्राज्य बनाने का तो मतलब दूर दूर तक कोई इरादा ही नहीं था। तो आखिर ये कंपनी थी क्या? इसका ऑफिशियल नाम तो काफी लंबा चौड़ा था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, मतलब लंदन के व्यापारियों की एक कंपनी। इसे 31 दिसंबर साल 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक रॉयल चार्टर, मतलब एक शाही फरमान मिला, और इस फरमान ने उन्हें पूरब के साथ व्यापार करने की मोनोपोली दे दी। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही मॉडर्न कंपनी थी। इसे कहते थे जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब कई लोगों ने मिलकर पैसा लगाया था ताकि मिलकर बड़ा मुनाफा कमा सके। और उनका निशाना एकदम क्लियर था, भारत नहीं, उनका टारगेट था पूर्वी द्वीप समूह, यानी आज का इंडोनेशिया, जहां से मसाले और काली मिर्च लानी थी। बस एक ही मकसद था, पैसा बनाना। और देखिए, कंपनी की जो पहली यात्राएं थीं 1601 से 1606 के बीच, वो तो भारत आई ही नहीं। उनके जहाज सीधे सुमात्रा, जावा और मलक्का पहुंचे। क्यों? क्योंकि वही तो थे मसाला व्यापार के असली सेंटर्स। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है ना, कि शुरुआत में कंपनी के एजेंडे पर इंडिया था ही नहीं। उनका पूरा का पूरा फोकस मसालों पर था। भारत की तरफ तो उन्होंने तब देखना शुरू किया जब उन्हें लगा कि अरे, यहां भी व्यापार की नई अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। लेकिन भारत में पैर जमाना उतना आसान भी नहीं था। यहां एक प्रॉब्लम थी। समुद्र के रास्ते पर पहले से ही एक यूरोपियन पावर का कब्जा था, पुर्तगाली, और वो किसी भी नए प्लेयर को आसानी से अंदर आने देने वाले नहीं थे। अंग्रेजों की शुरुआती कोशिशें कह सकते हैं कि नाकामियों से भरी थीं। 1608 में कैप्टन हॉकिंस बड़ी उम्मीदें लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे, पर पुर्तगालियों ने ऐसा दांव खेला कि उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर 3 साल बाद कैप्टन मिडल्टन को थोड़ी सी कामयाबी मिली, लेकिन वो भी पुर्तगालियों के लगातार विरोध के बीच। मतलब स्ट्रगल जारी। अब तक कंपनी को यह बात समझ आ चुकी थी कि सिर्फ रिक्वेस्ट करने से, मिन्नतें करने से काम नहीं चलेगा। अब ताकत दिखानी ही होगी। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जहां अंग्रेजों ने एक साथ 2 फ्रंट पर जीत हासिल की। उन्होंने एक 2 pronged स्ट्रैटेजी अपनाई। पहली, समुद्र में कैप्टन बेस्ट ने अपनी नेवी के साथ पुर्तगाली बेड़े को हराया और ये साफ कर दिया कि अब समुद्र पर सिर्फ उनका राज नहीं चलेगा। और दूसरी चाल चली जमीन पर। सर थॉमस रो को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमैटिक मिशन पर सीधे मुगल दरबार भेजा गया। कैप्टन बेस्ट की ये जीत सिर्फ एक नेवल बैटल नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। मैसेज ये था कि समुद्र पर पुर्तगालियों की जो मोनोपोली थी वो अब खत्म हो गई है, और इस एक जीत ने मुगल दरबार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर आया असली गेम चेंजर, सर थॉमस रो। 1615 में उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया था। उन्होंने बादशाह जहांगीर से सीधा एक शाही फरमान, एक फरमान हासिल कर लिया। ये कंपनी के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। इसका मतलब था कि अब वो पूरे मुगल साम्राज्य में बिना किसी रोक टोक और बिना कोई लोकल टैक्स दिए फ्री ट्रेड कर सकते थे। ये एक जबरदस्त डिप्लोमैटिक विक्ट्री थी। ये पल इतना हिस्टोरिकल था कि इसे भारत और ब्रिटेन के बीच डिप्लोमैटिक रिलेशन की शुरुआत माना जाता है। जरा सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, अब उसे एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर देखा जाने लगा था। और इन 2 जीतों के बाद तो कंपनी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सब देखते रह गए। जो सफर एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरू हुआ था, अब वो पूरे भारत में फैलने वाला था। चलिए देखते हैं कि यह बदलाव कितनी तेजी से हुआ। जरा इस स्पीड पर गौर कीजिए। 1613 में सूरत में पहली परमानेंट फैक्ट्री खुलती है, और फिर जैसे ही सर थॉमस रो को वो फरमान मिलता है, बूम, कंपनी अहमदाबाद, आगरा, अजमेर जैसे बड़े बड़े शहरों तक फैल जाती है। और देखते ही देखते 1797 तक उन्होंने प्रयागराज जैसे एक मजबूत किले पर भी अपना झंडा गाड़ दिया। और ये घटना ये साफ साफ दिखाती है कि कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी। प्रयागराज का किला कोई वेयरहाउस नहीं था,
वो ब्रिटिश सैनिकों की एक छावनी बन गया था। मतलब व्यापार के पीछे अब तलवार की ताकत खड़ी हो रही थी। तो अंत में सवाल यहीं आके रुकता है, क्या ये सब होना तय था, एक इनएविटेबल चीज थी, या फिर मौके और लालच ने मिलकर एक ट्रेडिंग कंपनी को साम्राज्य बनाने के रास्ते पर धकेल दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के बारे में और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है।